हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। आज हम 19 नवंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि आज के समाचार पत्र में जो समाचार आए हैं वो आपकी यूपीएससी की परीक्षा के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और साथ ही उनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो पेज नंबर 1 पर प्रकाशित हुआ है और ये है क्वेश्चनियर्स ऑफ एनपीआर बीइंग फाइनलाइज्ड आरजीआई। तो ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये हमारी यूपीएससी की परीक्षा की जीएस पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल में बात की गई है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अर्थात नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर की। तो इसमें ये बताया गया है कि द हिंदू के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की गई थी आरजीआई के समक्ष जनगणना 2021 के पहले चरण के संबंध में पूछने के लिए। एनपीआर का जो अद्यतन है वो पहले 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाला था, लेकिन ये जो अभ्यास है इसको 25 मार्च अगले आदेश तक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 महामारी के कारण। और अब इसके तहत जनगणना 2021 के पहले चरण में इसकी जो अपेक्षित तिथि होगी और इसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे इसके संबंध में द हिंदू के द्वारा जानकारी मांगी गई थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एनपीआर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एनपीआर है क्या। तो एनपीआर जो है वो देश के सामान्य जो निवासी होते हैं उनकी एक सूची है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देश के सामान्य निवासियों की बात की जा रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश का सामान्य निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीने से किसी स्थानीय क्षेत्र में रह रहा है या फिर वो अगले 6 महीने किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रख रहा है। तो याद रखिए कि हम इस रजिस्टर के अंदर नागरिकों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के निवासी की बात कर रहे हैं। एनपीआर को पूरा होने और प्रकाशित होने के बाद में नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड अर्थात एनआरआईसी तैयार करने के लिए इसका एक आधार बनने की आशा है। एनआरआईसी जो है वो असम में जो एनआरसी था उसका एक अखिल भारतीय प्रारूप है। अर्थात जिस प्रकार से असम में एनआरसी आया था जिसमें असम में रहने वालों की असम के निवासियों की बात की गई थी, उसी प्रकार जो एनपीआर होगा, एनपीआर के अंतर्गत जो एनआरआईसी दिया जाएगा अर्थात नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा वो एनआरसी का अखिल भारतीय प्रारूप होगा। तो एनपीआर जो है उसका संचालन स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एनपीआर के बारे में बात करें कि क्या एनपीआर एक नया विचार है, ये प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो एनपीआर का जो विचार था वो यूपीए के शासन के समय आया था जब 2009 में उस समय के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम उनके द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उस समय नागरिकों को सरकारी लाभों का जो हस्तांतरण है उसके लिए सबसे उपयुक्त आधार प्रोजेक्ट था वो यूआईडीएआई को माना गया और उससे टकराव हुआ एनपीआर का। यूआईडीएआई क्या है, जो हम आधार कार्ड यूज करते हैं और उस समय आधार कार्ड को ज्यादा उपयुक्त माना गया एनपीआर की तुलना में। गृह मंत्री ने तब आधार की बजाय एनपीआर के विचार को आगे बढ़ाया क्योंकि एनपीआर में पंजीकृत प्रत्येक निवासी को जनगणना के माध्यम से एक परिवार से जोड़ा जा सकता था। एनपीआर के लिए डाटा जो है उसे पहली बार वर्ष 2010 की जनगणना में जनगणना 2011 का जो पहला चरण था जिसे हाउस लिस्टिंग चरण कहा जाता है उसके साथ में एकत्र किया गया था। इसके बाद में वर्ष 2015 में इस डाटा को एक डोर टू डोर सर्वेक्षण आयोजित करके अपडेट किया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब वर्तमान सरकार आई तो उनने वर्ष 2016 में आधार जो है उसको सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण माना और एनपीआर की बजाय आधार कार्ड की जो संकल्पना है उसे आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद में 3 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके माध्यम से आरजीआई के द्वारा एनपीआर को पुनर्जीवित किया गया और इसके बाद ये बोला गया था कि वर्ष 2020 में एनपीआर का जो डाटा है उसे वापस अपडेट किया जाएगा और इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका और अब ये पूछा जा रहा है कि अब ये जो डाटा का अपडेट है ये जनगणना 2021 के अंतर्गत किस प्रकार से किया जाएगा। इसके साथ ही ये जो एनपीआर है इसमें कई तरीके की जानकारी एकत्र की जाती है। तो वो जानकारी किस तरीके की होती है, तो एनपीआर जो है वो जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों प्रकार के डेटा एकत्र करेगा। जनसांख्यिकी डेटा जो है उसे
15 अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें नाम, जन्म स्थान इससे लेकर शिक्षा और व्यवसाय जैसी जानकारी जो है उसमें शामिल होगी। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक डेटा होगा उसके लिए ये आधार पर निर्भर करेगा, जिसके लिए ये निवासियों के आधार पहचान की भी जानकारी एकत्र करेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो आधार कार्ड बनते हैं उसमें बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है, तो एनपीआर जो है उसे बायोमेट्रिक जानकारी के लिए आधार के साथ में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आरजीआई जो है वो देश भर में परीक्षण के लिए मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसी जो जानकारी है वो भी इकट्ठी कर रहा है। साथ ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए भी कार्य कर रहा है। वर्ष 2010 में आरजीआई ने केवल जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए थे। वर्ष 2015 में इसने मोबाइल, आधार और निवासियों के जो राशन कार्ड नंबर है उसके साथ में आंकड़ों को अपडेट किया। वर्ष 2020 का जो अभ्यास होने वाला था उसके लिए राशन कार्ड संख्या को इसमें से हटा दिया, लेकिन अन्य श्रेणी को इसमें जोड़ा गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार जो एनपीआर है उसके साथ में पंजीकरण करना आवश्यक है, लेकिन पैन नंबर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र जैसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है। मंत्रालय ने निवासियों के विवरण को एनपीआर में ऑनलाइन अपडेट करने का विकल्प भी इसमें प्रस्तुत किया था, लेकिन वहीं पर यह देखा जा रहा है कि एनपीआर जो है उसके साथ में कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। अगर हम एनपीआर से जुड़े हुए विवादों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले तो एनपीआर एक ऐसे समय में लागू किया गया था जब असम में एनआरसी आया था, और असम में एनआरसी आने के बाद में क्या देखा गया था कि करीब 19 लाख लोग ऐसे थे जो एनआरसी का हिस्सा होने से रह गए थे और वो बाहर रह गए थे। अब एनपीआर के लिए बोला जा रहा है कि एक प्रकार से पूरे देश के लिए एनआरसी की तरह कार्य करेगा, तो हो सकता है इसमें कई लोग बाहर रह जाएं। इसके अलावा एनपीआर के संबंध में आधार और निजता से संबंधी मुद्दे भी देखे जाते हैं, अर्थात प्राइवेसी से संबंधित इसमें मुद्दे भी देखे जा रहे हैं और इस पर बहस जारी है। एनपीआर जो है वो भारत के निवासियों की कई निजी जानकारी का एक बड़ा हिस्सा एकत्रित करता है, तो ये निजता संबंधी मुद्दा भी इसमें देखा जा रहा है। इसके अलावा अभी तक हमारे पास में क्या होता है कि कई सारे हमारे पास में कार्ड हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, तो इस तरीके से ये जो एनपीआर होगा ये इनकी संख्या में वृद्धि करेगा और ये एक तरीके से एक और नया कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एनपीआर के बारे में देखा। इसके बाद में अगला न्यूज आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 1 पर प्रकाशित हुआ है। ये है बिंदास बोल इज ऑफेंसिव से आईबी मिनिस्ट्री। सुदर्शन टीवी का एक कार्यक्रम है बिंदास बोल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये बोला गया कि इसने नियमों का उल्लंघन किया है। ये हमारी यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में ये कहा है कि सुदर्शन टीवी चैनल पे कथित रूप से नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठी पर आधारित एक कार्यक्रम है बिंदास बोल, उसकी 4 कड़ियों के जरिए कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है और चैनल को भविष्य में ऐसा करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। दरअसल हुआ क्या कि सुदर्शन टीवी के जो बिंदास बोल शो है उसमें कार्यक्रम कोड का उल्लंघन किए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था और केंद्र ने ये भी कहा था कि पहली नजर में चैनल का जो ये शो है ये प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है और इसके बाद में चैनल को नोटिस जारी किया गया। जो नोटिस जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि चैनल के द्वारा जो पेश की जाने वाली मौखिक और लिखित सूचनाएं हैं उसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संज्ञान में लिया गया और उस पर मंत्रालय का ये मत है कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, हालांकि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, किंतु कार्यक्रम की जो कड़ियां हैं, जो एपिसोड है, उसमें जो विषय वस्तु दिखाई गई है, जो सामग्री दिखाई गई है, उससे ये पता चलता है कि चैनल ने विशिष्ट ऑडियो विजुअल सामग्री के कार्यक्रम को दिखाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है और मंत्रालय ने ये पाया है कि वह अच्छे नहीं है और बहुत ही अपमानजनक है और साथ ही ये सांप्रदायिक विचार जो हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम का विरोध करने वाली
याचिकाओं को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो पीठ है वो आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई करेगी। इसके बाद में पेज नंबर 10 पर एक न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें एक स्टडी के बारे में बताया गया है। लिपटैक इंडिया के द्वारा एक स्टडी की गई जिसमें MG नरेगा के जो मजदूर हैं उनकी हालत के बारे में बताया गया है। ये जो न्यूज है ये हमारे GS पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती है। गेटिंग MG नरेगाज वेजेस हार्डर देन द लेबर। तो सबसे पहले अगर हम MG नरेगा अर्थात मनरेगा के बारे में बात करें तो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अर्थात ये ग्रामीण रोजगार के लिए लाया गया था। मनरेगा को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था और बाद में वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदल के MG नरेगा अर्थात मनरेगा कर दिया गया। ये जो न्यूज आर्टिकल आया है इसमें ये बताया गया है कि मनरेगा जो है उस पर कई ग्रामीण श्रमिक निर्भर है, लेकिन विडंबना ये है कि मनरेगा में कार्य करने के बावजूद उनका जो कार्य है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि इससे जो उनको वेजेस प्राप्त होती है, इनसे जो उनको राशि प्राप्त होती है उसे वास्तव में लेने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लिपटैक इंडिया के द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें ये पाया गया कि मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं उनको अपना श्रम प्राप्त करने के लिए कई बार बैंक जाना पड़ता है और उस यात्रा करने में उनको कई लागत लगानी पड़ती है। इसके साथ ही उनके द्वारा जो कई बार बैंक जाना पड़ता है उससे उन्हें आय की भी हानि होती है, क्योंकि एक तो उन्हें ट्रांसपोर्ट में खर्च करना पड़ता है, उसके अलावा जब वो बैंक जाते हैं तो एक बार बैंक जाने में उन्हें लगभग 4-5 घंटे का समय लग जाता है, तो उस समय में वो कार्य भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें दोनों तरफ से श्रम का नुकसान होता है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार भुगतान नहीं मिल पाता है उन्हें, या फिर बायोमेट्रिक त्रुटियां हो जाती है। बायोमेट्रिक त्रुटि का मतलब है कि या तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं या इस प्रकार की दूसरी त्रुटियां हो जाती है जिसके कारण उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है या गलत जानकारी होती है जिसे बार बार मशीन के द्वारा अस्वीकार किया जाता है, तो उससे जो है उन्हें कार्य करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक प्रकार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जो बायोमेट्रिक मशीन्स होती है उसमें फिंगरप्रिंट लगते हैं, लेकिन ये जो मजदूर वर्ग है वास्तव में इनके संबंध में ये देखा जाता है कि ये जो खेतों में कार्य करते हैं, ये जो बाहर कार्य करते हैं, इनके कारण इनके हाथ खराब हो जाते हैं और वो जो फिंगरप्रिंट है वो कई बार मैच नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही श्रमिकों के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें एक केस स्टडी बताई गई है और इसमें ये बोला है कि अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में ये बताया गया कि अगर श्रमिक जो है वो 1 सप्ताह तक कठिन परिश्रम करता है उसके बाद में उसे लगभग 1026 रुपए मिलते हैं, और ये जो 1026 रुपए मिलते हैं इसे सरकार के द्वारा उनके अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है। लेकिन अध्ययन से ये पता लगा कि करीब 40% श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें अपना पैसा निकालने के लिए बार बार बैंक आना जाना पड़ता है, जिससे उन्हें धन और समय दोनों का ही नुकसान होता है। और इसके तहत ये बताया गया कि एक बार व्यक्ति को बैंक जाने में लगभग 53 रुपए का खर्च आता है, क्योंकि क्या होता है कि जो बैंक की शाखा होती है वो ब्लॉक मुख्यालय में होती है और ये जो लोग होते हैं ये ग्रामीण लोग होते हैं। इसके साथ ही गांव से ये मुख्यालय काफी दूरी पर होते हैं जिससे उन्हें आने जाने में काफी समय लगता है। तो इस तरीके से अगर वो 2 यात्रा भी करते हैं तो उनके लिए जो भोजन का खर्च है वो लगभग 100 रुपए हो जाता है। इसके अलावा इस तरीके की 2 यात्रा करने से बैंक आने जाने से उन्हें लगभग 342 रुपए का वेजेस का लॉस होता है। अगर हम 25 रुपए इसमें खाने के लगाएं तो कुल मिलाकर मजदूर को अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए 392 रुपीस खर्च करने पड़ते हैं, जब जाकर उन्हें अपना कमाया हुआ जो पैसा है वो मिल पाता है। और ये कोविड के समय में और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि कोविड के समय में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन ये जो ग्रामीण बैंक है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा कोविड-19 के समय में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कनेक्टिविटी है, वो और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। यहाँ पर हमने मनरेगा के मजदूरों के द्वारा जो चुनौती का सामना किया जा रहा है उसके बारे में बात की। इसके अलावा अगर हम कुछ और अन्य चुनौतियों के बारे में बात करें तो मनरेगा से संबंधित अन्य चुनौती है अपर्याप्त बजट आवंटन। पिछले कुछ वर्षों में
मनरेगा के तहत जो आवंटित बजट है वो काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत जो कर्मचारियों का वेतन है उसमें देखने को मिलता है। और वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण शक्ति पर पड़ता है और इससे मांग में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा मजदूरी के भुगतान में देरी देखने को मिलती है। एक तरफ हमने देखा कि मजदूरी प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ता है, इसके अलावा ये देखा जाता है कि मजदूरी जो है उसका भुगतान करने में भी देरी की जाती है। एक अध्ययन से ये पता चला है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले 78% जो भुगतान होते हैं वो समय पर नहीं होते हैं और 45% जो भुगतान होते हैं उसमें विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि अगर भुगतान जो है वो देर से किया जाता है तो उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में 45% केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अन्य चुनौती देखी जाती है खराब मजदूरी दर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की जो मजदूरी दर है वो निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है और वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। यह केवल कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने को विवश करता है। इसके साथ ही मनरेगा में भ्रष्टाचार भी काफी देखा जाता है। वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया, जिसमें करीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार जो है वो मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है जिसका निपटान बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने मनरेगा से संबंधित कुछ और चुनौतियों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, एमिड अ जुडिशियल स्लाइड अ फ्लिकर ऑफ होप ऑन राइट्स। तो इसमें बात की गई है हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो एक टिप्पणी की गई उसके बारे में, और ये टिप्पणी दी गई थी जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा अर्णव गोस्वामी के केस में। तो पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि हम एक संवैधानिक न्यायालय हैं। यदि हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं तो कौन करेगा। और ये जो टिप्पणी है ये उन लोगों के लिए थी जिनके द्वारा देश में बुनियादी मानव स्वतंत्रता जो है उसकी रक्षा करने की जो अदालत की क्षमता है उस पर संदेह किया गया था। ये जो एडिटोरियल है इसमें बताया गया है कि अदालत ने लंबे समय के बाद में अब जाकर कुछ आत्म जागरूकता दिखाई है, और ये जो बयान दिया गया जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा ये उस समय दिया गया जब उनके द्वारा टीवी एंकर अर्णव गोस्वामी की अंतरिम जमानत देने का जो मामला था उसके संबंध में सुनवाई की जा रही थी। तो हुआ क्या कि अर्णव गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्याशीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था, ये कहते हुए कि जो संविधान का अनुच्छेद 226 है जिसके तहत एक याचिका में कोई जमानत नहीं दी जा सकती है और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद में उनने बोला कि इन्हें लोअर कोर्ट में जाना चाहिए और अर्णव गोस्वामी जो है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो बंदी प्रत्याशीकरण याचिका के बारे में अगर हम बात करें तो बंदी प्रत्याशीकरण याचिका का जो मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास में संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। और ये जो रिट है ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से व्यक्ति का जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको सिक्योर करता है। बंदी प्रत्याशीकरण जो है वो वह रिट है जिसकी परिकल्पना एक ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए है, एक प्रभावी साधन के रूप में दिखाई गई है जिसे बिना किसी कानूनी औचित्य के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी है। अर्थात बिना किसी कानूनी औचित्य के अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके द्वारा बंदी प्रत्याशीकरण याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। भारत में बंदी प्रत्याशीकरण की जो रिट है वो जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके तहत उनके द्वारा उचित राहत के लिए निचली अदालत में जो केवल कानून है उसका पालन किया गया, लेकिन इसका जो जवाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एक प्रकार से उसने अनूठा मोड़ ले लिया। ये यकीनन पहली बार है कि किसी आरोपी ने सबसे निचली अदालत में और उच्चतम अदालत में, दोनों अदालतों में एक साथ जो केस है उसे स्थानांतरित किया है। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये जो फैसला दिया गया इसमें भले से जो अर्नब गोस्वामी है उन्हें एक विशेष उपचार मिला जो कि देश के अन्य जो आम नागरिक है उनको नहीं मिलता है। दरअसल हुआ क्या कि मुंबई का जो उच्च न्यायालय है उससे लेकर शीर्ष अदालत तक जो अलीबाग में सत्र न्यायालय में मूल आवेदन के साथ शुरू होने वाली प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया केवल 7 दिनों में ही संपन्न हो गई, जो भारत के आम नागरिक वो सोच भी नहीं सकता है। तो गोस्वामी की याचिका पर ध्यान देने की जो न्यायिक प्रणाली है वो काफी असाधारण गति से काम कर रही थी, जो कि ध्यान देने योग्य है। लेकिन पर्यवेक्षक जो है वो इस बात से भी हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की जो सुनवाई है वो इतनी जल्दी किस प्रकार से कर दी। केवल 7 दिनों में इसकी सुनवाई कैसे हो गई? ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका में जो दोष थे, कम से कम 9 दोष थे, उनमें उनकी पहचान करने के बाद में दोष सूची के तहत मामले को रखने के बावजूद याचिका प्राप्त करने के अगले ही दिन मामले को सूचीबद्ध कर दिया। अगर भारत में प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार की छूट मिल जाएगी और इस प्रकार अगर न्याय प्राधिकरण कार्य करेगा तो जो न्यायपालिका है उस पर कम संदेह होगा और अधिक परोपकार के साथ में उसे देखा जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुणाल कामरा, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, ऐसे व्यक्तित्व जो कि दुर्घटनापूर्ण घटनाओं की जो श्रृंखला है उन पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन वास्तव में भारत की जो आम जनता है उसके बड़े वर्ग का दृष्टिकोण भी यही है। और ये जो मामला है ये एक तरीके से टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया है, जिसमें केवल 7 दिनों में मामले की जो सुनवाई है वो पूरी हो गई। और ये अर्नब गोस्वामी जो है उनकी एक तेज आवाज को दर्शाता है। इसके साथ ही ये जो एडिटोरियल है इसमें बात की गई है कार्यकारी की कार्यवाही की। ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बोला गया कि पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका का जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक चढ़ावों के कारण बिगड़ गया है। अब तक स्वतंत्रता के जो मुख्य रक्षक थे उसके रूप में अब न्यायपालिका नहीं खड़ी है। सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अदालतों और विशेष रूप से जो उच्चतम अदालत है उसने इस अंधाधुंध को देखा है और ये सचमुच एक मूक दर्शक की तरह असंतोष का हिंसक नमूना है। ये देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसमें कमी आई है और ये बार बार देखा गया। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दिल्ली में जब दंगे हुए थे उसके बाद में छात्रों और शिक्षकों की घृणित गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था जो कि असंवैधानिक माना गया था, उसके खिलाफ असंतुष्टों के उपचार में भीमा कोरेगांव हिंसा के मद्देनजर जो दिग्गज सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे और सामाजिक न्याय नेता जो थे उनका उत्पीड़न किया गया। कश्मीर में राजनीतिक जासूसों के मामले की भी घोर उपेक्षा की गई। तो इसी प्रकार से जो कार्य किए गए हैं वो काफी निराशाजनक है और इनकी सूची और भी लंबी है। अगर हम एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हाल ही में एक 83 वर्षीय जेसुइट पुजारी और आदिवासी अधिकार नेता फादर स्टेन स्वामी जो है पार्किंसन रोग से वो पीड़ित है, जो कि भीमा कोरेगांव के संबंध में जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन क्योंकि वो पार्किंसन रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें तत्काल राहत दी जानी थी और वही उपयुक्त मानवीय प्रक्रिया थी। लेकिन उसकी जगह क्या किया गया कि केवल उन्हें जेल में एक स्ट्रॉ और सिपर दिए जाने का अनुरोध किया गया, जो कि काफी गलत था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने अदालत से अभियोजन पक्ष को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले केरल के एक पत्रकार थे सिद्दीकी कप्पन, उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसे अब उत्तर प्रदेश में 1 महीने से अधिक समय तक बिना किसी आधार के हिरासत में रखा गया है और उसे निचली अदालतों के लिए निर्देश दिया गया। लेकिन अदालत के द्वारा इस सप्ताह के बाद में
इस मामले को उठाने के लिए सहमत हो गई जब पत्रकार के परिवार ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और ये मांग की कि जिस प्रकार का व्यवहार गोस्वामी के साथ में किया गया, जिस प्रकार से उनकी याचिका की शीघ्र सुनवाई की गई, उसी प्रकार से इनकी भी सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी देश के ही नागरिक हैं। तो अगर हम यहाँ पर जमानत के आवेदन के संबंध में बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि गोस्वामी की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया है वो काफी हल्की थी, जो कि नियम का एक अपवाद है जिसे न्यायालय सामान्य स्थिति में उजागर करता है, जो कि जमानत के मामलों में लिया गया है। सामान्य रूप से क्या होता है कि अप्रैल 2009 में एक फैसला था जिसमें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अर्थात यूएपीए की व्याख्या पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली में अदालत ने अनिवार्य रूप से एक सिद्धांत बनाया था कि अभियुक्त को परीक्षण की अवधि के दौरान हिरासत में रहना चाहिए, अर्थात जब मामले का परीक्षण हो रहा है उस समय जो अभियुक्त होगा वो हिरासत में रहेगा, भले ही व्यक्ति के खिलाफ जो सबूत है वो अंततः अप्राप्य साबित हो, अर्थात उसे बेल नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या है वो अकेले यूएपीए पर थी, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस समय ये बोला गया था कि भले ही व्यक्ति के खिलाफ जो सबूत है वो अंततः अपर्याप्त साबित हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यूएपीए के तहत जमानत के जो आवेदन है उस पर विचार करने के लिए अदालत को पहली सूचना रिपोर्ट में लगाए गए प्रत्येक आरोप को सही होना चाहिए और आरोपों को खारिज करने का जो बोझ है वो आरोपी पर होगा। और इस प्रकार से जब आरोप को खारिज करने का बोझ आरोपी पर होता है तो ज्यादातर वो जो आरोप होते हैं उनको खारिज करना लगभग असंभव हो जाता है और ये इस प्रकार की जो मुकदमेबाजी है वो काफी दुखद होती है, क्योंकि यूएपीए के तहत जमानत की जो सुनवाई है वो एकमात्र फरेब है और फिर इसके तहत क्या किया जाता है कि उच्च बाधाएं बनाई जाती है और व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन ये एक प्रकार से गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो व्याख्या की गई थी ये केवल यूएपीए पर थी, न कि सामान्य आपराधिक प्रतिक्रिया पर। लेकिन क्या देखा जाता है कि सरकार, पुलिस और अभियोजन पक्ष जो है उनके द्वारा समान रूप से दुर्व्यवहार के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और ये असंतुष्टों के लिए आमतौर पर राजद्रोह और आपराधिक साजिश की तरह होता है। और क्या किया जाता है कि अगर कोई आरोप नहीं भी होता है और आरोप साबित नहीं होता है तो भी गिरफ्तारी कर ली जाती है और उन्हें बेल नहीं दी जाती है और उस समय ये बोला जाता है कि ये मायने नहीं रखता है कि सबूत कमजोर है। यूएपीए को पहली सूचना रिपोर्ट में शामिल करने के बाद में जो निचली अदालत है उसके हाथ बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो निचलित अदालत है वो सबूतों की जांच किए बिना जमानत को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए उसके द्वारा, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे निचली अदालतों के संबंध में। तो अगर गिरफ्तारी का ये जो पैटर्न है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ये असंतोष रूप से इससे जुड़े कई मामलों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियोजन और परिणाम का पालन करेगा। आपातकाल के समय में जिस प्रकार के कानून देखे गए थे, जिस समय जो अदालत थी, जो न्यायपालिका थी, उसके पास में जो पहुंच थी उसको विलंबित किया गया था, उसको वंचित रखा गया था। इसी प्रकार की स्थिति जो है वो अब के समय में देखी जा रही है। तो अभी के समय में जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा जो बयान दिया गया उसमें एक कड़वा सच ये है कि आज भारतीय न्यायशास्त्र की जो पृष्ठभूमि है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वापस लाना बहुत आवश्यक है, जो कि इस एडिटोरियल के तहत बताया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की, जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और ये आपकी यूपीएससी की जीएस पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। ये जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है अमेरिका के नए राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक फोन कॉल हुआ था उसके बारे में, और ये बताया गया है कि दोनों देशों के बीच में कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो सामने आए हैं और कौन कौन से क्षेत्र में इनके द्वारा बातचीत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन के बीच में देर रात्रि जो फोन कॉल हुआ था उसमें भारत और अमेरिकी अधिकारी जो है उन दोनों के द्वारा द्विपक्षीय संबंध जो है उसके भविष्य पर औपचारिक
औपचारिक बातचीत शुरू की गई और विदेश मंत्रालय भारत के और साथ ही बिडेन हैरिस की जो टीम है उनके द्वारा अलग अलग बयान जारी किए गए, जिसमें दोनों देशों के द्वारा अपनी अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उसे सूचीबद्ध किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अर्थात भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके अनुसार इंडो यूएस को मजबूत करने के लिए वो दोनों नेता प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच में व्यापक ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी की बात हुई है। कोविड-19 महामारी के संबंध में सस्ते टीके, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र सहित जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर सहयोग की बात की गई है। वहीं पे जो बिडेन के द्वारा रीड आउट लाया गया उसमें देश और विदेश में लोकतंत्र को मजबूत करना भी शामिल था, लेकिन ये देखा गया कि ये जो पॉइंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो रीड आउट जारी किया गया उसमें से हटा दिया गया था। तो ये दर्शाता है कि देश और विदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के संबंध में भारत की जो परेशानी है उसको दर्शाता है। ये जम्मू कश्मीर में बिडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण और हालिया टिप्पणी जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम, गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है इनके मुद्दों पर आधारित है और अब के समय में जो भारत की सरकार है उन्हें इससे नहीं बचना चाहिए। और यहाँ पर ये बोला गया कि सबसे उल्लेखनीय रूप से ये जो दोनों नेता हैं इनके बीच में पारस्परिक सुरक्षा मुद्दों, वैश्विक आतंकवाद, संघर्ष क्षेत्रों या फिर व्यापार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, बल्कि इनके द्वारा इंडो यूएस सहयोग और वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप ये अधिक थे और साथ ही अभी तत्काल जो प्राथमिकता है उनकी ओर इनका ध्यान ज्यादा केंद्रित था। साथ ही कोविड-19 पर बातचीत की गई इनके द्वारा, क्योंकि कोविड-19 की अगर बात करें तो यूएस में इसके लगभग 11 मिलियन से ज्यादा मामले हैं और भारत में 8 मिलियन से ज्यादा मामले हैं और ये दोनों शीर्ष में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं और आने वाले समय में इसकी रोज वृद्धि हो रही है। तो ऐसे समय में जो पीड़ित आबादी है उसके लिए एक सस्ता टीका उपलब्ध कराना उन दोनों देशों के लिए ही एक चुनौती है, इसलिए इन दोनों देशों ने इसके संबंध में बातचीत की। और वहीं पे अगर हम आर्थिक सुधार के बारे में बात करें तो इन दोनों की जो अनुमानित नीतियां हैं वो बहुत अधिक विचलन वाली नहीं लगती है, क्योंकि मिस्टर बिडेन के द्वारा जो अपनी प्रशासन की आर्थिक पुनरुद्धार नीति का खुलासा किया गया उसमें उन्होंने अमेरिकन बाय अर्थात अमेरिकी खरीदे की योजना लाई। जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत की योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई है, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिकी खरीदे की योजना की घोषणा की गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी सरकारी अनुबंध जो है वो उन कंपनियों को नहीं मिलेगा जो कि अपना उत्पाद अमेरिका में नहीं बनाती है। और इसी तर्ज पर मोदी सरकार ने अपना आत्मनिर्भर भारत का जो कार्यक्रम है वो पहले ही लॉन्च किया है, लेकिन इसके संबंध में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार व्यवस्था का आकलन हम करें तो ये भारत के विनिर्माण उद्योग के लिए हानिकारक है। अर्थात अगर अमेरिका में अमेरिकी खरीदे की योजना चल रही है और वो किसी भी बाहर की कंपनी को सरकारी अनुबंध नहीं देते हैं तो ये जो भारत का विनिर्माण उद्योग है उसके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में क्या दोनों देशों के बीच में जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत की गई और यूएसए के द्वारा अभी हमने देखा कि ऑफिशियल रूप से जो पेरिस समझौता है उससे एग्जिट ले लिया गया था ट्रंप के द्वारा, लेकिन वहीं पे बिडेन ने पेरिस समझौते के फिर से दर्ज करने का एक निर्णय लिया जिसका भारत के द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है अर्थात जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर 2016 में इसकी सह स्थापना की गई थी, उसमें भी अमेरिकी सहयोग की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या बिडेन जो है वो हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण का जो अमेरिकी वादा है उसे पुनर्जीवित करेंगे, जिसे ट्रंप के द्वारा रद्द कर दिया गया था। और ट्रंप जिस प्रकार से पेरिस समझौते से बाहर आए थे उसके बाद में क्या अब बिडेन हरित प्रौद्योगिकी अर्थात ग्रीन टेक्नोलॉजी में वित्त पोषण करेंगे या नहीं। इसके साथ ही इस एडिटोरियल में यह बोला गया है कि जो मिस्टर बिडेन है उन्होंने इंडो पैसिफिक की जो नीति है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन
जो भारत है वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि जो बिडेन के साथ में नया प्रशासन आएगा उसने सुरक्षित और संबंध इंडो पैसिफिक को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए हैं और कितनी दूर तक ये जो बिडेन प्रशासन क्षेत्र है ये चीन के कदम को चुनौती देगा। तो ये भारत और बिडेन के आने के बाद में अमेरिका के बीच के जो संबंध होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। इसके बाद में एक और एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है और उसमें भी मिस्टर बिडेन की जो प्रेसिडेंसी होगी उसके बारे में चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए किस प्रकार की हो सकती है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि ये बहुत समय पहले की बात है जब भारतीय ध्यान जो है वो अमेरिकी चुनाव परिणामों पर नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जो हैं उनने वॉशिंगटन में होने वाला जो कार्य है उसकी तरफ भारत को आकर्षित किया है और अब जो भारत है वो यूएसए से काफी ज्यादा प्रभावित रहता है और वहां पर किसका शासन है इसका प्रभाव भारत पर काफी पड़ता है। हर देश ये आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि जो बिडेन है प्रेसिडेंसी अच्छी होंगी, बुरी होंगी या तटस्थ होंगी, भारत सरकार भी इससे प्रभावित होगी। तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि भले से मिस्टर मोदी और बिडेन अभी एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो कभी भी विदेशी नीति के मार्गदर्शक के रूप में अधिक अनुमानित नहीं किया जा सकता है और ये उद्देश्य हितों के आधार पर सबसे अच्छा विकसित किया गया है। इसके अलावा जो तीसरे देश की शत्रुता है वो असंगत प्राथमिकताओं वाले विश्व का आधार नहीं बन सकती है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें बोला गया है नो विशिंग अवे ट्रम्पिज्म, अर्थात ये बोला गया है कि जो ट्रम्पिज्म है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसका सैन्य आकार बड़ा होने के और तकनीकी कौशल के मामले में विश्व नेता होने के बावजूद भी यहाँ की भय और घृणा जो है वो अमेरिकी चुनावों की प्रमुख विशेषताएं थी। एक दूसरे के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो थे उनके बीच में घृणा देखी गई और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल छोड़ने से पहले के दौरान विनाशकारी रूप से वो क्या कर सकते हैं इस बात का अब भी डर है और डर ये है कि अब मिस्टर ट्रंप क्या करेंगे अपना ऑफिस छोड़ने से पहले। आक्रामक व्यक्तिगत अपमान ने इस प्रक्रिया की गरिमा को और क्षीण कर दिया है और मिस्टर ट्रंप से घृणा और उनके विरोधी के समर्थन में अनुमानित हुई, भले ही ये बड़ी अभावग्रस्त थी बिडेन के लिए। जो चुनाव हुए उसमें ये देखा गया कि बिडेन जो है उनके लिए 78 मिलियन से अधिक वोट आए, वहीं मिस्टर ट्रंप के लिए 73 मिलियन से अधिक मतदान हुए। लेकिन ये जो दोनों के बीच का अंतर है ये बहुत बड़ा नहीं है और इसके बाद में क्या होगा कि दोनों दलों को विखंडन और आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ट्रंपवाद जो है वो अभी भी औपचारिक रूप से मतदान के आंकड़ों से स्पष्ट है। ट्रंप को इतने वोट मिले हैं, इससे ये स्पष्ट है कि ट्रंपवाद जो है वो अभी भी मौजूद है और रिपब्लिकन पार्टी के पहले से ही कम उदार और उदारवादी पंखों को ये नष्ट कर देगा। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के जो निराशाजनक चुनावी परिणाम है उसके लिए ये एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रगतिवादियों और केंद्रवादियों के साथ में संघर्ष करते हैं। अमेरिका की छवि के लिए विशेष रूप से ये देखा गया कि ट्विटर, फेसबुक और मेन स्ट्रीम के जो न्यूज चैनल है उसमें ट्रंप के द्वारा जो संदेश दिए गए उससे उनकी सत्यता और हिंसा के बारे में चेतावनी मिलती है और ये आशंका है कि जनवरी में जब राष्ट्रपति बिडेन के द्वारा पदभार संभाला जाएगा और ट्रंप उस पद को छोड़ेंगे उस समय ऐसा हो सकता है कि उनके द्वारा कई ओबामा युग के जो नियम हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए। हो सकता है कि वो कई एजेंसियों को भड़काए या फिर वो अपने निजी वित्तीय हितों को बढ़ावा दे। साथ ही ये भी हो सकता है मिस्टर ट्रंप के द्वारा अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जो अपराध किए गए उनके अभियोजन के पक्ष के खतरे के लिए हो सकता है कि वो खुद के लिए क्षमा याचिका दे दें और ऐसे ही कुछ और आदेश उनके द्वारा जारी कर दिए जाएं। तो इसी प्रकार से ये देखा गया कि कई अध्यक्षों में महीनों तक ये दावा किया गया कि चुनावों में धांधली हुई थी और इसके लिए राष्ट्रपति चुनाव पर अमेरिकी सरकार के साथ साथ पश्चिम अफ्रीका के जो कोटे डी आइवर है उनसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने की अपील की गई। दशकों तक अमेरिका ने काले, हिस्पैनिक, मूल अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने स्वयं के भेदभाव को नजरअंदाज करते हुए दुनिया भर में लोकतंत्र की पुष्टि करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है, जो उन्हें वोट देना अक्सर मुश्किल और असंभव बनाता है।
ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बोला गया है कि अब अमेरिका जो है वो कमजोर पड़ रहा है। अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व जो है उसने आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति पर भरोसा किया है। अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली जो है उसमें शक्तिशाली निगमों और सघन हितों का वर्चस्व है, जो कि राजनेताओं को उनके स्वयं के हितों के लिए नियंत्रित करते हैं, न कि कार्यशील जनसंख्या के। और बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे से ये पता लगता है कि अमेरिका अब एक विनिर्माण अर्थव्यवस्था नहीं है और सामाजिक परिस्थिति का पतन यहाँ पर जो हो रहा है और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर नागरिक बुनियादी ढांचे में जो कमियां देखी जा रही है वो इस ओर संकेत करते हैं कि अब अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। इसके साथ ही ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि बिडेन के आने से जो विश्व है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो उसके संबंध में ये बोला गया कि जो भारत है वो चीन पर अमेरिकी दबाव कम करने की आशंका रखता है, जैसा कि ताइवान के द्वारा किया गया। साथ ही रूस को यह आशंका है कि जो बिडेन है वो पूर्वी यूरोप में रूस के खिलाफ अपने जो पूर्ववर्ती अभियान है उसको फिर से अंजाम देंगे, फिर से प्रारंभ करेंगे और पूर्व नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उसका विरोध करेंगे। यहाँ तक कि ओबामा के जो दिग्गज हैं उनकी आने वाली जो टीम है वो एक आक्रामक हस्तक्षेप वाली नीति हो सकता है कि अपनाए। साथ ही चीन को अधिक तीव्र व्यापार युद्ध और एशिया में ओबामा युग की शत्रुतापूर्ण जो भय है उसकी आशंका है। इजराइल और इस तरीके के जो कुछ खाड़ी राज्य हैं वो ईरान पर कम दबाव के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। वेनेजुएला, ईरान और क्यूबा जो है वो वॉशिंगटन के ट्रम्प युग की दुश्मनी में एक बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इसके अलावा अगर यूरोप की बात करें तो वो एक अधिक सम्मान और विचार चाहता है। इसी के साथ में ये बताया गया है कि आने वाले समय में बिडेन जो है उनके सामने क्या क्या चिंताएं होंगी जिनका उन्हें सामना करना है और जिनका उन्हें निवारण करना है। तो हो सकता है कि उनकी जो चिंताएं हैं और जो आशाएं हैं वो निराधार हो। सबसे पहले बिडेन को कोरोना वायरस महामारी, अर्थव्यवस्था और जो नस्ल संकट है उससे तत्काल रूप से निपटना होगा। बिडेन का जो थोड़े से समय का कार्यकाल होगा उसमें उन्हें समाज को अधिक समान बनाना होगा। और ये देखा गया था कि ट्रम्प ने प्रतिक्रियावादी उम्मीदवारों के साथ में सुप्रीम और संघीय न्यायालय जो है उन्हें पैक किया था और अब उन्हें और समानता लानी होगी बिडेन को। इसके अलावा जो मतदान हुए उसमें ट्रम्प के लिए 2497 काउंटी जो है वो जीडीपी का केवल 29% है, जबकि बिडेन द्वारा जीते गए जो 477 काउंटी है वो 70% योगदान देते हैं और आर्थिक विभाजन को भी प्रकट करते हैं, जैसा कि शेयर बाजार में रिकॉर्ड लाभ देखा गया। इसके अलावा बिडेन जो है वो राजनीतिक कौशल के साथ में एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है, लेकिन ट्रम्पिज्म जो है वो अभी भी है और वो फैला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो सीनेट होगा उसमें रिपब्लिकन नेता के साथ में इन्हें अच्छे संबंध बनाने रखने पड़ेंगे और उस पर ये निर्भर करेगा। सीनेट में बिडेन की जो नियुक्तियां हैं उसमें से 1200 की पुष्टि करने के लिए संधियों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन जलवायु परिवर्तन समझौते जो होंगे, ईरान परमाणु समझौते की सदस्यता की बहाली, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए, तो इन सभी निर्णयों के लिए जो सेनेट है वो उनको स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। तो जो बिडेन है वो इसके लिए भी सेनेट पर निर्भर है और उनके साथ अगर संबंध अच्छे होंगे तो उनके द्वारा ये निर्णय लिए जा सकेंगे। तो इसके संबंध में अंत में एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो संयुक्त राज्य है वो ब्रिटेन की तरह नहीं है, बल्कि ये एक दुकानदारों का देश है। अमेरिकी व्यवसाय जो है वो चीन को एक प्रमुख बाजार और अपनी आर्थिक संभावनाओं के चालक के रूप में मानता है, जैसा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया करते हैं। ट्रम्प प्रशासन के मूल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रेरित प्रोत्साहन के बिना क्वाड गठन की भविष्य की व्यवहार्यता संदेह में है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने बाहरी संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहिए, जो बहुवादी गठबंधन के हाल ही में खारिज किए गए फॉर्मूले पर निर्भर करता है। इसके बाद में अगला एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है, द नीड फॉर मैक्सिमम। इसके बाद में अगला एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है, द नीड फॉर मैक्सिमम गवर्नमेंट। ये जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताया गया है कि महामारी के समय में जो सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज जारी किया गया है उसमें क्या कमियां हैं और वास्तव में अर्थव्यवस्था की मांग क्या है। तो ये जो
एडिटोरियल है इसमें बोला गया है कि वर्तमान संकट में हमें अपनी स्वास्थ्य, आर्थिक और जलवायु नीतियां जो है उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक प्रकार का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी महामारी का जो समय है, ऐसे समय में हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं और साथ ही में हमारी जलवायु से संबंधित जो नीतियां हैं इन पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्थिक पैकेज के बारे में बात की गई है और ये बोला गया है कि वित्त मंत्री के द्वारा जो राहत उपाय का एक नया सेट की घोषणा की गई है उसमें रोजगार सृजन का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात की गई है और रोजगार सृजन को आगे बढ़ाया गया है। इससे ये पता पड़ता है कि हालांकि सरकार जो है वो ये मान रही है कि आखिरकार हमारे देश में बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज्यादा है और इसी तथ्य के कारण उनके द्वारा रोजगार सृजन का पैकेज अनाउंस किया गया है और ये एक स्वागत योग्य परिवर्तन है जो कि सामान्य आर्थिक मामले जो हैं उनमें कठोर व्यवहार की तरह होगा। लेकिन समस्या को पहचानना ही काफी नहीं है, समस्या को पहचानना जो है वो एक सबसे छोटा काम है। अब हमें उस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही इस एडिटोरियल में ये बोला गया कि सरकार ने ये तो माना है कि रोजगार कम है, लेकिन अभी भी उनका जो नजरिया है वो नहीं बदला है न्यूनतम सरकार का, लीस्ट गवर्नेंस का। सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि जो गवर्नेंस का कार्य है वो सबसे कम किया जाता है, जबकि आवश्यकता है मैक्सिमम गवर्नमेंट की। सरकार के द्वारा क्या किया गया कि अभी जो कठोर आर्थिक परिस्थिति है उसमें भी राजकोषीय उपायों की बात की गई और ये देखा जा रहा है अभी के समय में कि कोविड-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ इसके दौरान जो स्वयं के शासन के दौरान काफी हद तक वो प्रभावित हुआ है और ऐसी लॉकडाउन की परिस्थितियों में भारत दो रूप से प्रभावित हुआ है। एक तो स्वास्थ्य संकट से, कोविड-19 के कारण जो स्वास्थ्य संकट आया उससे, और उसके अलावा उस स्वास्थ्य संकट का सामना करने के लिए जो लॉकडाउन लाया गया उसके कारण जो देश है वो गंभीर आर्थिक संकट में चला गया। तो ऐसे समय में इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो भारत गंभीर आर्थिक संकट में चला गया उससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए वो काफी नहीं थे। सरकार के द्वारा राहत देने के लिए 3 तरीके के पैकेज की घोषणा की गई और वो 3 पैकेज थे आत्मनिर्भर भारत 1, 2 और 3। सरकार के द्वारा इस पैकेज के अंतर लोगों को और व्यवसायों के लिए सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस तरीके का पुरस्कार देंगे। अर्थात सरकार के द्वारा कहा गया कि अगर आपके द्वारा ऋण लिया जाता है तो उसमें आपको इतनी छूट दी जाएगी, अगर आपके द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपको इस तरीके का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि एक तरीके से सरकार ने जो बॉल है उसे पीड़ित के कोर्ट में डाल दिया, जो बॉल है उसे जनता के कोर्ट में डाल दिया और जनता जो है वो इस महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित है। बल्कि ऐसे समय में सरकार को इस उथल पुथल से बाहर निकलने के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता थी। अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो आत्मनिर्भर भारत 1.0 जो था उसमें लगभग 20.9 लाख करोड़ का पैकेज था। उसमें से क्या किया गया कि 17.9 लाख करोड़ रुपए का जो मूल्य था उसे क्रेडिट गारंटी और तरलता सहजता जैसी जो लाइन थी उसमें डाला गया। क्रेडिट गारंटी का मतलब होता है कि आपको ऋण आसानी से मिलेगा और जो ऋण है वो और अधिक सहजता से मिलेगा, इन चीजों के लिए डाला गया। अन्य 2 हिस्सों में भी चीजें जो है वो बहुत अलग नहीं थी, 2.0 और 2.3 में भी लगभग यही किया गया था। लेकिन ये जो उपाय हैं ये इस धारणा पर किए गए कि जो व्यवसाय क्षेत्र है उसको निवेश के चक्र को शुरू करने के लिए प्रेरित करना होगा और इसके अलावा व्यवसाय के क्षेत्र में इनके द्वारा ये जो उपाय किए गए उसमें इनके द्वारा ये सोचा गया कि व्यवसाय में निवेश की आवश्यकता है और वहीं पे घरेलू क्रेडिट की जो सुगमता लाई गई उसमें इनके द्वारा ये सोचा गया कि घरेलू क्षेत्र में खपत बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में ये जो दोनों चीजें हैं ये सही कारगर नहीं हुई, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो निवेश, बिक्री या फिर जो क्रेडिट होते हैं उसके संबंध में सीमित है। जब बिक्री या क्रेडिट के कम होने से निवेश में गिरावट आ सकता है तो निवेश में पुनरुद्धार के लिए दोनों के उद्धार की आवश्यकता है। अर्थात अगर निवेश कम होता है या बिक्री कम होती है तो जो कॉर्पोरेट हैं वो प्रभावित होते हैं।
तो अगर हमें कॉर्पोरेट को बेहतर करना है तो हमें निवेश और बिक्री दोनों की आवश्यकता है। सरकार ने केवल निवेश पर ध्यान दिया लेकिन बिक्री पर ध्यान नहीं दिया। और एक नीति निर्माता जो है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है और तथ्य ये है कि अभी का समय ऐसा है जब बिक्री कम है और कारखाने जो हैं वो अपनी क्षमता से कम पर चल रहे हैं। अभी कारखानों में जो मौजूदा उपकरण है उसका ही पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो जो व्यवसाय है उनको क्षमता में और अधिक अगर जोड़ा जाएगा, क्योंकि ऋण की लागत में गिरावट आई है और ऋण पर पहुंच बढ़ गई है, तो अगर सरकार ये मान रही है कि ये जो कॉर्पोरेट उद्योग हैं ये ऋण केवल इसलिए लेंगे क्योंकि ऋण की क्षमता में गिरावट आ गई है, तो ये गलत है, क्योंकि वास्तव में जो बिक्री है वो नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में उन्हें और ज्यादा मशीनरी की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि सामान्य तौर पर अगर हम एमएसएमई की बात करें तो बड़े व्यवसायों के साथ साथ एमएसएमई के लिए भी ये सच है कि उनकी बिक्री कम हो गई है और बिक्री और लाभ जो है वो एक बाधा के रूप में वहां पर और भी अधिक बाध्यकारी है, क्योंकि जो एमएसएमईज है उनकी पॉकेट डीप नहीं होती है और उनके पास में पैसा कम होता है। और ऐसे समय में जो विस्तृत पैकेज है वो भले से एमएसएमई के लिए हो लेकिन ये आने वाले समय में उन्हें और गहरे संकट में डाल सकता है और वो अधिक ऋण लेने से सावधान रहेंगे। वहीं पे अगर हम घरों के बारे में बात करें तो घरों के संबंध में क्या देखा जा रहा है, इंडिविजुअल इनकम के संबंध में क्या देखा जा रहा है कि एक तो अभी के समय में जो मौजूदा आय है लोगों की उसमें कमी आई है। इसके अलावा लोगों की जो भविष्य की आय होगी उसको लेकर वो अभी श्योर नहीं है कि उनको भविष्य में कितनी आय हो सकती है। तो ऐसे में अगर उपभोक्ता को आवास ऋण और सस्ते दिए जाएं तो वो उन्हें लेने के इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि ब्याज की कम दर होने का मतलब और क्रेडिट आसानी से मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो क्रेडिट ले ले, क्योंकि उन्हें तत्काल या फिर भविष्य में उनका जो वेतन होगा, जो आय होगी, उसके बारे में वो सुनिश्चित नहीं है। और इन ऋणों पर जो ईएमआई होगी उसका भुगतान करने की उनकी जो क्षमता है वो उसे प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये जो इंडिविजुअल है ये केवल ऋण के आसान होने पर ऋण नहीं ले लेंगे। अगर सरकार द्वारा ये बोला जाता है कि ऋण आपको आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ऐसे समय में जब आय ही पर्याप्त नहीं है तो वो ऋण नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें भविष्य में उस ऋण को वापस चुकाना भी है। इसके अलावा यहाँ तक कि अगर इस ऋण के खरीदार हैं भी, मान लीजिए कि अगर लोग ऋण लेने के लिए तैयार हो भी जाते हैं, लेकिन जो बैंक है उनके द्वारा जो पिछले निर्णय लिए गए उसके परिणाम स्वरूप क्या देखा जा रहा है कि उन पर खराब ऋण का बोझ है, अर्थात उनके पास में जो बैड लोन्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और ऐसे समय में वो क्रेडिट देने से सावधान रहते हैं। और इन नुकसानों को कवर करने के लिए और अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए बैंकों ने 2019 की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों की पुष्टि की थी और उपभोक्ताओं को नीति दर में गिरावट को पारित करने के लिए चुना गया था, जिस स्थिति में इसका बहुत आधार है और ऋण की लागत में गिरावट का उल्लंघन किया जाता है। साथ ही डेटा जो है वो कुछ और सुझाव देते हैं और उसमें ये बोला जाता है कि एक और क्रेडिट बढ़ने की मांग में बैंक जो है वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं और दूसरी ओर निवेश में गिरावट आ रही है और इसके बावजूद कॉरपोरेट क्षेत्र की जो मौजूदा परिसंपत्ति है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब हम एक क्षेत्र में देख रहे हैं कि निवेश में गिरावट है, लेकिन वहीं पे जो कॉरपोरेट के क्षेत्र हैं उनकी जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में हम देखते हैं कि उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ रही है। तो वो एक तरीके से ये कॉन्ट्ररी है और ये इसका प्रॉक्सी है। तो इसका अर्थ ये है कि जो लिक्विडिटी है उसमें कोई कमी नहीं है, जो तरलता है उसमें कोई कमी नहीं है और इतने बड़े बड़े ऋण की इन क्षेत्रों को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके की जो क्रेडिट लाइनें हैं, गारंटी है, ऋण की जो कम लागत है, वो शायद ही अर्थव्यवस्था में मांग को जीवित करने में कोई प्रभाव डालेगी। और इस तरीके से ये जो ऋण कम करना है ये एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ये मुख्य भूमिका नहीं निभाएंगे। उत्तेजना के परिणाम के लिए इसका क्या अर्थ है, न तो ये नंबर सरकार की किताबों में दिखाई देता है और न ही व्यापार या घरेलू बैलेंस शीट में। अर्थात सरकार के द्वारा ये जो पैकेज लाए गए इससे क्या होगा, इससे बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ कागज पर बने हुए हैं और केवल सरकार ने अपनी बढ़ाई करने के लिए लाए हैं, लेकिन इसका वास्तविक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हम वास्तव में यहाँ पर अर्थव्यवस्था की मांग के
बारे में बात करें कि अभी अर्थव्यवस्था में क्या जरूरत है और क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो अभी के समय में सबसे बड़ी मांग है एफआरबीएम को केंद्र और राज्य दोनों के लिए रखना होगा और सरकार को कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए के राजकोषीय प्रोत्साहन को इंजेक्ट करना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो उधार लेना चाहिए। और ये जो प्रोत्साहन होगा ये अन्य चीजों में शामिल हो सकता है। ऋण देने की जगह 6 महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन और अन्य आवश्यक चीजें जो है, साथ ही रोजगार के अवसर वापस होने तक नगद हस्तांतरण, मतलब कई लोगों के पास में रोजगार नहीं है तो जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तब तक उन्हें नगद हस्तांतरण दिया जाए, शहरी रोजगार गारंटी कानून लाया जाए, इस तरीके के कार्य किए जाने चाहिए। और इसके अलावा अभी महामारी के समय में ये देखा गया कि हमारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो उजागर हुआ और उसके जो संकट है वो सामने आए। तो ऐसे समय में उन संकट को दूर करने के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर कार्य करने की आवश्यकता है। बीमा के क्षेत्र की ओर कार्य करने की आवश्यकता कम है, क्योंकि हमने अमेरिका में देखा कि ये जो बीमा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है इसकी एक बहुत ही खतरनाक असफलता वहां पर देखी गई। तो सार्वजनिक प्रावधान के सिद्धांत पर एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये जो महामारी आई है इसने जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचने का अवसर दिया है। ये व्यापक ग्रीन डील की योजना बनाई जा सकती है यहाँ पर, और आंशिक रूप से सरकार के द्वारा और आंशिक रूप से कार्बन टैक्स के द्वारा, जो कि केवल अर्थव्यवस्था के ऊर्जा मिश्रण को बदलता है बल्कि गरीबों और सीमांतों को एक सतत विकास प्रक्रिया का हिस्सा भी बनाता है। तो इस तरीके से अभी के संकट के समय में स्वास्थ्य, आर्थिक और जलवायु नीतियों पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान किया जाता है और हम एक अच्छी कार्यवाही कर सकते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि ये हमारी आगने वाली पीढ़ी पर भी प्रभाव डालेगा। इसके बाद अब हम चलते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड है जिनके तहत 15वें वित्त आयोग ने शुद्ध आय के वितरण के लिए सिफारिशें की थी? आय में अंतर, आबादी, वन और पारिस्थितिकी कर, प्रयास। तो सही उत्तर होगा डी। ये जो प्रश्न है ये आपसे इसलिए पूछा गया क्योंकि इसके संबंध में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसमें 15th फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट अर्थात जीरो बेस्ड बजट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये बजट का एक वृद्धिशील रूप है जो कि पिछले बजटों पर निर्भर करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, चूंकि पूर्व निर्धारित खर्च है इसलिए अगले बजट में शेष राशि को आगे बढ़ाया जाता है। ये गलत है। जीरो बेस्ड बजटिंग में शेष राशि को अगले बजट में आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, कैच वायरम सूखा सूचकांक से। तो इस सूचकांक के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, इसके माध्यम से जंगल की आग की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी क्योंकि? तो इनके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि वे भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद के लिए मनरेगा का विस्तार किया जाना चाहिए, चर्चा कीजिए। तो मनरेगा के बारे में आज हमने चर्चा करी, इस संबंध में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 क्या है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? थैंक यू सो मच for today's discussion. I hope you like the session. Please like, share and subscribe to our channel. Stay happy, stay safe.